तो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारे स्कूल पे। और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक आपके बहुत शानदार तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब अपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री और एवरीडे लाइफ, 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से लगभग 3 चैप्टर से मिला के या तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल आते हैं या तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है, कभी कभी 3 भी आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम से मिनिमम। और ध्यान रखना बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बहुत थ्योरेटिकल है। आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना इस चीज़ में कि आपको गारंटेड बता रहा हूं मैं कि आपको सिंपली जो एनसीईआरटी है अपनी, ठीक है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्या करना है भाई? एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, जो वहां पे कंसेप्चुअल चीजें उनको मैं सिंप्लीफाई करवा दूंगा। देन आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कहीं भी नहीं बोला आपसे, ना तो इनऑर्गेनिक बोला है ना ऑर्गेनिक में बोला है, लेकिन ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, आप इनकी एनसीईआरटी जरूर पढ़े। ठीक है, मेरे से पढ़े, जो मेरे से आप नोट्स बनाएंगे कापी, उसके बाद में आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, मैं बता रहा हूँ। फिर आपके दिमाग में भैया आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन मैं कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपको सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आता है वहाँ से, तो कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा। थ्योरेटिकल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी। अब ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पढ़ाने के बाद में आप समझेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको बहुत शानदार तरीके से। तो बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन, क्या? बायोमोलिक्यूल। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना, हेडिंग डालो बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जब बायोमोलिक्यूल की बात आएगी तो बायोमोलिक्यूल से आप क्या समझते हैं? बायो से मतलब क्या समझ रहे हैं? बायो हिंदी में बता रहा हूँ। बायो से मतलब आप समझ रहे हैं, बायो का मतलब जीव। ठीक है, जीव। मोलिक्यूल का मतलब होता है अणु, जैव अणु। इसका हिंदी में क्या नाम होता है? जैव अणु। बायोमोलिक्यूल का मतलब सिंपली, अगर 1000 चीजें ना देख के सिर्फ आप एक सिंगल चीज देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल का मतलब इतना सा होता है कि वो कौन से जीव अणु हैं, ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो अपने को जिंदा रहने के लिए अपने काम आती है। जीव को जीव बनाती कौन सी चीजें हैं? वो चीजें सारी बायोमोलिक्यूल में आती है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें जो आपको जिंदा रखती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गए। ठीक है, देखा चीज़ें आपने, न्यूक्लिक एसिड वगैरह हो चुके हैं, बहुत सारे लिपिड्स वगैरह हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको जिंदा रखने के लिए काम आती है। बायोमोलिक्यूल कुछ भी नहीं होता है कि लिविंग जो सिस्टम है अपना, ये सारा जो लिविंग सिस्टम है, इस लिविंग सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जो चीज़ें काम में आती है उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल है। ठीक है, अब ये बायोमोलिक्यूल किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं ये चीज़ें मैं बताऊंगा, सब कुछ अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिंपली आपसे कोई पूछे कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है, तो बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं भैया, जो अपन जिंदा रख रहे हैं, अपन को जो चीज़ें चाहिए इस लिविंग सिस्टम को बना के रखती है, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। सिंपल इतना ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले अपन यही चीज डालेंगे कि मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में। ठीक हो, यहां पे लिखेंगे, सपोज करो कि आपके पास में जो लिविंग सिस्टम है, ठीक है, जो लिविंग सिस्टम अपना है, और लिविंग सिस्टम में कौन कौन चीजें आएगी? लिविंग सिस्टम में अपन भी आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आएगी जो लिविंग सिस्टम है। ठीक है, जो सारा लिविंग सिस्टम है, ये लिविंग सिस्टम है, इसको भैया बनाने वाली क्या चीज होती है? बायोमोलिक्यूल होती है। ठीक है, इस लिविंग सिस्टम को सारे को मिलकर बना रहा है बायोमोलिक्यूल। बहुत सारे मोलिक्यूल है जो अपने काम आते हैं, इनको बोलते हैं लिविंग सिस्टम। ठीक है, अब जो लिविंग सिस्टम है अपना, ये लिविंग सिस्टम भी भैया 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी लिविंग सिस्टम में वो चीजें होती है, मतलब बायोमोलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। इसमें होती है भैया नॉन लिविंग, लिविंग सिस्टम को, लिविंग सिस्टम है उसको बनाने वाली चीजें कौन सी है? नॉन लिविंग एटम। ठीक है, चीजें नहीं बता रहा हूं मैं, एटम की बोल रहा हूं। नॉन लिविंग एटम जो रहेंगे वो भी मिलेंगे, मिलके इस बायोमोलिक्यूल को बनाने में काम करेंगे। देखो नॉन लिविंग एटम होंगे, कभी कभी कौन सा हो जाएंगे? मोलिक्यूल हो जाएंगे, बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे। मोलिक्यूल, नॉन लिविंग एटम, ये सारी चीजें मिलकर बायोमोलिक्यूल बनाएंगे। जो बायोमोलिक्यूल रहेगा अपने लिविंग सिस्टम को स्टेबल करेगा, इनको काम मिलेगा। बस इतना सा ध्यान रखना। एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल की, पहला पेज पढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो बायोमोलिक्यूल है अपना, ठीक है, लिखो बायोमोलिक्यूल। जो बायोमोलिक्यूल अपना, तो बायोमोलिक्यूल में भैया कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इसमें मेजरली अपन को बायोमोलिक्यूल में 4 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। 4 चीजें कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर लिखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट नंबर लिखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड नंबर लिखना प्रोटीन, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल कौन कौन सी चीजें होती है, बायोमोलिक्यूल क्या चीज़ मिलकर बनाती है, कौन कौन चीज़ अपने काम आती है। कार्बोहाइड्रेट आप काम आते हैं, रोज खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, जरूरी है। लिविंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनको स्टेबल कर रहा है नहीं कर रहा। प्रोटीन भी अपने खाने में, पीने में, सब चीज़ों में काम आता है। बॉडी को हेल्थी रखने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नहीं है? प्रोटीन है। साथ में जो अपने होते हैं न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने का काम ही न्यूक्लिक एसिड करते हैं, साथ में अपने होते हैं ये लिपिड। तो ये चार चीज़ें जो अपन को पढ़नी पड़ेगी बायोमोलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। इन चार चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के पहले सबसे पहले नंबर 1 पे जो मैं डालने वाला हूँ, डालूंगा कार्बोहाइड्रेट। देखो एक चीज सुनो, अपने जो पढ़ने का रीजन है, ठीक है, वो क्या है, सिंपली कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं कवर कर रहा हूँ। आधी चीजें जो कंसेप्चुअली जो लिखनी चाहिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो चीजें मेरे को लिखनी नहीं चाहिए, जो समझाने की चीजें मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो मुंह से और यहाँ से दोनों मिला के अपना पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर रही है। तो आप मेरी बातों को सुनेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल कवर हो जाएगी। फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात किसी कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट चल रहा था भाई, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट चलने के बाद में लोगों ने जो पहले के बहुत पुराने समय था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो शुरू से ही था, कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन साइंटिस्ट ने बोला कि यार एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, भाई पता तो लगना चाहिए ना किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो पहले की चीज़ें थी, उन्हें पहले वालों ने बोला था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओल्ड, पहले वालों ने क्या बोला था कि भैया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। पहले ऐसी चीज बोल दी थी। उसके बाद में फिर लोगों ने पूछा कि कार्बन हाइड्रेट तो है, ठीक है, मान ले अपन ने भाई कार्बन के हाइड्रेट है, लेकिन हम कैसे पता चलेंगे कि कोई सा मॉलिक्यूल अपन को मिला, कौन सी चीज अपन को मिली, मिलने के बाद में सपोज करो वो कैसे बोलेंगे कि भैया कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट है, कैसे वो पता लगेंगे। तो उन्होंने बोला चल ऐसा करना तुम लोग कि मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। क्या बोला उन साइंटिस्ट ने कि मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं दे देता हूं आप लोगों को। तो आप इस फॉर्मूले को लगाना, उसको जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा उस मॉलिक्यूल में इस वाले फॉर्मूले को लगाना। अगर मान लीजिए आपका जो मॉलिक्यूल है इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट है, वरना नहीं है। ये चीज बोली उनने। ये चीज बोलने के बाद में अब मेरे पास में भैया 3-4 चीजें ऐसी थी, ठीक है। मेरे पास में मैंने उस साइंटिस्ट से बोला कि सर मेरे पास में 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को आप बताओ कि कैसे फिट बैठाना है, कैसे नहीं बैठाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि भैया इस वाले फॉर्मूले में जो आपके पास में मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को जो आप इसमें फिट बैठा देंगे, फिट बैठाने के बाद में आप मेरे को बताना कि ये सिंपल है या सिंपल नहीं होगा, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज करो आपका जो मॉलिक्यूल है वो इसमें फिट बैठ जाता है, ठीक है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट है, वरना नहीं है, ठीक है। तो जो पहला बच्चा था, एग्जाम्पल लिखो, तो जो पहला बच्चा था उस पहला बच्चा ने बोला कि भैया ग्लूकोज लो, ठीक है। उसने बोला कि भैया ग्लूकोज लो, ग्लूकोज क्या होता है क्या नहीं होता मेरे को बताना। मैंने बोला ग्लूकोज तो भैया कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या बोला? ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसने बोला कि कार्बोहाइड्रेट का भैया इसमें फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला इसका होता है ये वाला फॉर्मूला होता है CHO। कैसे याद रखता था मैं इसको याद रखने का तरीका बताऊं। CHO 612 क्या लिखेंगे, CHO 612। कैसे याद रखेंगे, CHO 612। ऐसे मत रखना C6H12O6, CHO 612, CHO 612। तो मैंने बोला ग्लूकोज है ये वाला है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को लगा यार कि भैया जो अपना इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फॉर्मूला बनेगा वो मेरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या बनेगा बताना। 6 हैं, 6 से मैं डिवाइड कर दूं इन सबको, 6 को डिवाइड करूंगा तो भैया मेरा क्या बनेगा C1, ठीक है। C1 के बाद में मेरा क्या बनेगा बताना मुझे, C1H2O, और यहां से मेरा क्या बन जाएगा सिंपली बताना भाई। जो फॉर्मूला है मेरा y की फॉर्म में एक, तो देखो सिंप्लीफाई बन चुका है XY2, ठीक है ना। XY2 सिंप्लीफाई बना कि नहीं बना, बन चुका। तो इसका मतलब भैया ये वाला जो फॉर्मूला इसमें बैठा, तो मैंने इसको बोल दिया भैया ये तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सिंपली कार्बोहाइड्रेट है भैया, फिट बैठ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में किसी और बच्चे ने बोला कि भैया एक काम करो आप एसिटिक एसिड को लिखो, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड को लिखो। एसिटिक एसिड को लिख रहा तो मैंने बोला यार इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसने बताया मेरे को कि भैया इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। क्या बोला उसने, एसिटिक एसिड होता है। आपको कर क्या रहे हैं अपन कर रहे हैं कि भैया जो ये वाला फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट को पहचानना सिखा रहा हूं मैं आपको। ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट निकल चुका। उसके बाद मेरे पास में एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। ये वाला फॉर्मूला होगा तो उसका सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फॉर्मूला बनने वाला है मेरे पास में बनेगा, देखो कार्बन 2 कार्बन में क्या लिखूंगा, C2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो CHOO, ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, H2 लिख दूंगा, ठीक है, H2 लिख दिया मैंने। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। देखो यहाँ पे कितने बचे हैं, 2 बचे ही नहीं बचे, ठीक है। अब बताना मेरे को, सिंपल बताना कि कार्बन कितने मेरे पास में, 2 कार्बन हो चुके। हाइड्रोजन कितने मेरे पास में, 3 और 4। तो
H2, ठीक है, H2 लिख दिया मैंने, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा, 4 हाइड्रोजन हो चुके, ऑक्सीजन कितने 2, तो एक ऑक्सीजन 2 से गुणा कर दिया तो मतलब 2 हो चुके, ठीक है, ये वाला बन चुका मेरे पास में। तो आप सिंपली मुझे बताना कि जो मेरा फॉर्मूला है H2O2 आ गया, XY आ चुका, देखो 2 आ गया, कुछ भी आया यार, सिंप्लीफाई कर दिया ना। तो भैया मैंने बताया कि भैया एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है सेम ऐसा बैठ रहा है, ये फॉर्मूला राइट है, ये वाला फॉर्मूला राइट है, ये कार्बोहाइड्रेट कहला दिया मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बैठ रहा है, लेकिन याद रखना हमेशा कि जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यहाँ पे लिखना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अब दिक्कत क्या हो चुकी, उस साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जो भी मॉलिक्यूल आपके पास में हो और वो मॉलिक्यूल इस वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दे तो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो पहला मैंने लिया, लेने के बाद में भैया इसका फॉर्मूला था, इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो भैया मैंने क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा मैंने लिया एसिटिक एसिड, लेने के बाद में इसका फॉर्मूला ये था, ये वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इसका सेम बैठ रहा है, इससे फॉर्मूला सेम मिल चुका है, लेकिन मेरे को याद है भैया एसिटिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि फॉर्मूला सेम बैठ रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका रीजन क्या है भैया, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है। उसके बाद में चलो एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं। किसी ने मेरे से बोला कि भैया आप लो रेमोन्स, क्या लो, रेमोन्स लो, ठीक है, मैंने रेमोन्स ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है, ये वाली चीज है। इसके बाद इसका फॉर्मूला बैठेगा भाई C6H2O5, ये वाला बैठ चुका। देखो ये जो वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो C2H2O5, सेम चीज नहीं आ रही ना, देखो यहाँ पे सेम चीज आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है, अलग अलग आ चुकी है ना, देखो 5 6, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है क्वालिफाई नहीं कर पाई इस चीज को, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है भैया कि ये वाला तो जो चीज भी क्या कहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रख लेना जो रेमोन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये तो बहुत लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया, समझ से परे होगी चीज़ें। कि पहले चीज़ इसने बोला कि जो मॉलिक्यूल इसको सेटिस्फाई करे वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैंने फर्स्ट में लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो भैया क्या था, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसने जो फॉर्मूला था उसको सेटिस्फाई भी किया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एसिटिक एसिड लिया जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फिर भी इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद में फिर मैंने लिया कि भैया एक कार्बोहाइड्रेट लिया, उस कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था, सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है, रॉन्ग हो गई चीजें, है ना। उसके बाद में मैंने एक बिना कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट ले लिया मैंने, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इतना है कि भैया जो आपकी थ्योरी थी ओल्ड थ्योरी, वो ओल्ड थ्योरी तो भैया यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो आपकी ओल्ड थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी तो भैया यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है क्योंकि खत्म है बिल्कुल। अगर ये खत्म है तो इसके बाद में फिर नए साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्ट आने के बाद में उन्होंने बोला लिखो न्यू कंसेप्ट, ठीक है, उन्होंने न्यू कंसेप्ट दिया। अब न्यू कंसेप्ट क्या होता है, न्यू कंसेप्ट उन्होंने दिया कि पॉलीहाइड्रोक्सेलेराइड। उन्होंने क्या बोला कि आपको जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो आपको उसमें 2 यूनिट्स मिलेगी। 2 यूनिट कौन कौन सी मिलेगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैंने क्या बोला, जो एल्डिहाइड होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल रहेगा वो एल्डिहाइड फॉर्म जुड़ी रहनी चाहिए उसमें, एल्डिहाइड के साथ में क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की जो यूनिट मिल रही है, मिलने के बाद में क्या बोला मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में, दोनों मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल में मिनिमम से मिनिमम एक कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, तब ताकि वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, ठीक है। क्या देखेंगे अब अपन कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए, इनमें क्या होना चाहिए, एक कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर मान लीजिए अपन हाइड्रोलाइज करें, अपन को हाइड्रोलाइसिस होता है ना, जल अपघटन, पानी से तोड़ देना, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में भैया जो दोनों यूनिट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की और कीटोन की, ये दोनों यूनिट अलग अलग हो जाए या अलग अलग यूनिट देता हो इन दोनों में से, तो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना। मैंने लाइन क्या बोली आपसे, लिखना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन having at least one chiral center and they give polyhydroxy
हाइड्रोक्सी एंड कीटोन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। समझ में नहीं आया आप लोगों को? अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ आपको क्या समझनी है, कौन कौन से, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन से होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए एक चीज़ लेता हूँ मैं, ये वाली चीज़ लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, COOH, बताओ हेल्डिएड है कि नहीं। उसके बाद बताओ यहाँ पे हाइड्रोक्सी है कि नहीं, हो चुका, हाइड्रोक्सी हो चुका कि नहीं हुआ, देखो बताओ ये वाला। ठीक है, CH2OH ले लिया, पॉलीहाइड्रोक्सी है कि नहीं, देखो दो है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। उसके बाद में देखो हेल्डिहाइड है कि नहीं, हेल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, देखिए मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे COH, ठीक है, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया OH, OH, ठीक, यहाँ पे मैंने लिया COH। अब बता रहा मेरे को क्या एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी मिल रहा है, तो ये वाला होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, हो चुका। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो अगला मैं एग्जांपल ले लूँ कि मैं लेता हूँ यहाँ पे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया COH, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया OH, ठीक है, ये लिया मैंने OH। अब बताना मेरे को क्या यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, ठीक है, कीटोन ग्रुप आ रहा है तो क्या कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपको ऐसे देखना है कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले या फिर कीटोन मिले तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो ऐसे चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है अपना पॉइंट क्लासिफिकेशन के बारे में बात। ठीक है, कि भाई कार्बोहाइड्रेट है उसको कितने टाइप में आपने डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी में एक एक लाइन मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करना है। तो आपको सिंपली ये 3 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है मोनोसैकेराइड, कौन सा मिलेगा, मोनोसैकेराइड, और दूसरा मिलता है आपको ओलिगोसैकेराइड, थर्ड नंबर का मिलता है आपको पॉलीसैकेराइड, लिखना पॉलीसैकेराइड, 3 मिलता है। इसके साथ में जो ओलिगोसैकेराइड होता है ना, इसमें मेन पढ़ने का काम होता है अपना डाइसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में जो मेन चीज़ है पढ़ने की वो क्या होती है भैया, डाइसैकेराइड की होती है। डाइसैकेराइड मेन है, तो आप ऐसे भी ध्यान सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनो में 1 हो गया, डाई में 2 हो गया, और पॉली में क्या हो चुका, 2 से ज़्यादा हो चुका। मोनो में 1 हुआ, डाई में 2 हुआ, और पॉली में 1 से 2 से ज़्यादा हो चुका। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ध्यान रखेंगे चलेगा, मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड की जगह क्या रखेंगे, डाइसैकेराइड, ओपन रखेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 3 चीज़ें रखी। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर का डालेंगे मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो सैकेराइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट की चीज फील आ रही है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद मोनो का मतलब एक होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब आपको सिंपल इतना समझना है कि आप इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेगी कि भैया जो मोनोसैकेराइड है उसमें आपको 1 यूनिट मिलेगी, मतलब जो आपको जो भी यूनिट मिल रही है वो आगे क्या हो जाएगी, आगे क्या होगी, आगे क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। ठीक है, मोनोसैकेराइड आपको 1 यूनिट मिली, ठीक है, 1 यूनिट मिली, इस यूनिट को आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अपन, सिंगल रहेगी, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। लिखना इसमें विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। क्या बोला मैंने, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका और आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, उसके बाद में इसके उदाहरण कौन कौन से मिलेंगे आपको, इसके एग्जांपल्स होते हैं भैया, एग्जांपल्स लिखो, आपको सिंपल याद रखना है। एनसीईआरटी में ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भैया मोनोसैकेराइड क्या होता है, कैसे होता है, आपसे पूछेगा, आपको जो मैं एग्जांपल लिखाने वाला हूँ इस एग्जाम को लोग देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछेंगे भैया इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा डाई है, कौन सा पोलो है। तो इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं जो एनसीईआरटी अपनी बोलती है। लिखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज 3 होते हैं। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है GFR। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, GFR। जब भी आपसे बोले कि भैया मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, आपका सिंपली दिमाग आएगा GF आप सब कुछ जानते हैं, GF के साथ में R लगा दो। ठीक है, GF के साथ में R लगा दो तो क्या हो जाएगा, GFR का मतलब G का नाम आएगा, ग्लूकोज बोलूंगा, F का नाम आएगा, फ्रुक्टोज बोलूंगा, R का नाम आएगा, राइबोज बोलूंगा। सिंपली बोलो, मेरे को क्या समझ में आई चीज आप लोगों को, कि जब भी आपको मोनोसैकेराइड के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, GFR बोलेंगे। GFR का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज होता है। सिंपली आपके दिमाग में कितना आना चाहिए कि मोनोसैकेराइड की जब बात आ जाएगी तो मोनोसैकेराइड आने के बाद आप सिंपल एक चीज बोलेंगे GFR का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज। क्योंकि एग्जाम में चीजें आएगी कि भैया फ्रुक्टोज आ गया, फ्रुक्टोज आने के
बाद आपसे पूछेंगे कि भैया क्या मोनोसैकेराइड कौन सा होता है, आपको बताना है कि भैया मोनोसैकेराइड फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि मेरे को याद है जीएफ होती है और रात होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जीएफ से बात कब कब करते हो आप लोग, रात में करते हो ना, दिन में तो कोई नहीं करता, दिन में पढ़ाई वढ़ाई करते हो, रात में करते हो, तो याद रखना जीएफ से बात कब होती है, रात में। तो जीएफ आर हो चुका आपका, क्या होगा शॉर्ट में जीएफ आर, जीएफ का आर का मतलब आप समझ जाएंगे बहुत इजीली, बहुत सिंपल, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है भैया अपने पास में दो चीजें, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी राइबोज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, रात की रात गई, जीएफ मेन है, रात दिन मैटर नहीं करता, लेकिन जीएफ मेन है, तो जीएफ के बारे में अपन पढ़ेंगे, ग्लूकोज प्रोटोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इनकी मैं स्ट्रक्चर बना दूं आपको, तो इसकी जो मेरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है भाई, सिंपल ही बताना मेरे को, आसान भाषा में बताना कि इसकी होती है एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होती है, इसमें 4 चीजें जुड़ी रहती है, 2 3 4, ठीक है। और नीचे होता है मेरा CH2OH। लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कैसे लिखेंगे आप ग्लूकोज, लिखने का तरीका का बेस्ट वे है कि आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है, मैं लाइन खींच दी, लाइन में बीच में आपको 4 लाइन खींच देनी, कितनी 4 लाइन खींचनी है, सी, ठीक है। यहाँ पे आता है CH2OH, ठीक है, कितने टाइप के 4 आते हैं, ठीक है। 4 लाइन खींच दी आपने, 4 लाइन खींचने के बाद ऊपर लगा लो एल्डिहाइड, COOH, एल्डिहाइड लगा दिया मैंने आपने, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, COH एल्डिहाइड लगा दिया, और नीचे मैंने क्या लगा दिया, CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं जोड़ने लगूंगा ना, तो यहाँ पे आपको जोड़ना है H और OH, क्या जोड़ना है आपको, H और OH जोड़ना है। लेकिन जोड़ना कैसे ही समझ लेना कि आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो इस साइड है, ठीक है, इस साइड है जो आपका राइट हैंड रहेगा, उधर की साइड आपको जोड़ना है OH OH OH, ठीक है। 3 जगह जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, फर्स्ट पे जोड़ना है, सेकंड पे नहीं जोड़ना, सेकंड में आपको क्या जोड़ देना है, यहाँ पे सेकंड में आपको जोड़ना है OH, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा इसका OH, ठीक है। बाकी जगह आप इधर क्या जोड़ेंगे, H, ठीक है। इसको बनाने का तरीका आपको क्या है कि भैया सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज में ऊपर जोड़ेंगे COH, नीचे जोड़ेंगे CH2OH, 4 लाइन बीच में खींची, 4 लाइन में इस साइड में 3 तो रहेंगे मेरे OH, एक रहेगा मेरा H, ठीक है। 3 OH रहेंगे, तो फर्स्ट पे OH रहेगा, सेकंड पे H रहेगा, बाकी नीचे की तरफ जाएंगे, तो ठीक है। ऊपर से सेकंड नंबर पे आपको H लगाना है, बाकी जगह OH लगाना पड़ेगा। जो H की अपोजिट साइड रहेगी वहाँ OH लगाएंगे, और OH के अपोजिट जो साइड रहेगी वहाँ पे H लगाएंगे। देखो मैंने एक चीज करी कि नहीं करी, यहाँ पे OH था मैंने H लगाया, यहाँ पे H था मैंने OH लगाया, यहाँ पे HH था, ठीक है, यहाँ पे OH था, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, ये मेरा ग्लूकोज बन चुका। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन टोटल कितने नजर है आपको, 1 2 3 4 5 6, हमेशा ध्यान रखना ग्लूकोज में 6 कार्बन आपको दिखेंगे टोटल, जो ऊपर से लगा के नीचे तक, 1 2 3 4 बीच में, 2 ऊपर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी, फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि फ्रुक्टोज में सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे वही वापस चीज़ जो मैंने बताई, ठीक है। यहाँ पे ये लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, COH लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप COH। इसमें क्या होता है फ्रुक्टोज में, यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा आपको, CO लगाना पड़ेगा, ठीक है। CO लगाने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे 3 लाइनें खींचनी पड़ेगी, 2 3, नीचे वापस सेम आएगा CH2OH, ठीक है। अब जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे फर्स्ट नंबर पे H आएगा, इधर OH आएगा, बाकी जगह H आएगा, यहाँ पे OH आएगा। इसको ध्यान रखना, COOH आएगा, फिर उसके बाद CO आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा, ठीक है, ये वाला CO, ठीक है। बाकी ये वाली चीज आपको कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में इसका मैं नाम करूं, अब नाम करूं, नाम का पता होगा, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी थी सबसे टॉप पे होना चाहिए, टॉप पे है। उसके बाद में जो नीचे वाला कार्बन होगा, अगर मान लीजिए उसका OH इस साइड में, तो मैं D लिखूंगा, इस साइड है तो मैं L लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे इधर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, D ग्लूकोज। इसमें आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, D फ्रुक्टोज। इसको क्या लिखूंगा मैं, D फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज की, ये ग्लूकोज की। आपको ऐसे ध्यान रखना है, सिंपल है और कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, इतना ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपसे पूछेंगे भैया मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं, आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज, मतलब GFR, ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर का डालेंगे क्या, ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड अपन को नहीं पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड गया भाड़ में, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया अपन को क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड। क्या पढ़ना है अपन को, डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड की बात होगी तो आपको क्या पता है, इसमें क्या होता है, 2 यूनिट लिखो, फ्रॉम 2 मोनोसैकेराइड, ठीक है। 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है डाइसैकेराइड। अब देखो यहाँ पे क्या काम आएगा कि अगर मान लीजिए आपको मोनोसैकेराइड का पता नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर, तो मैंने क्या बताया आपको, GFR बताया, ठीक है, GFR बताया, आप फट से बोल देंगे। अब देखो जो डाइसैकेराइड रहेंगे किससे बनेंगे, मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट से मिलकर बनेंगे। किससे बनेंगे, मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट से मिलकर बनेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में करा देता हूँ आप लोगों को, बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बोलूँगा, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको पॉइंट मिल जाए कि कैसे याद करना है, ठीक है। देखो इसके 2 एग्जांपल होते हैं, एक होता है सुक्रोज, ठीक है, एक होता है माल्टोज।
एक सुक्रोज होता है, एक माल्टोज होता है। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ से भैया जो डाइसैकेराइड है, इसका एग्जांपल लिखा था, लेकिन डाइसैकेराइड जो होते हैं वो 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। किससे? मोनोसैकेराइड 2 यूनिट से। तो जो सुक्रोज रहेगा, इस सुक्रोज के बीच में 2 यूनिट रहेगी, ठीक है, इसमें भी 2 यूनिट रहेगी। किसकी रहेगी? मोनोसैकेराइड की। तो आपको पता है मोनोसैकेराइड में 3 होती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइब होता है। तो जो सुक्रोज होता है वो बनता है भैया ग्लूकोज से और बनता है फ्रुक्टोज से। क्या दोनों मोनोसैकेराइड की यूनिट है? क्या ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, जीएफ से बना, ठीक है। तो सुक्रोज किससे बना? ग्लूकोज फ्रुक्टोज से। उसके बाद में जो माल्टोज है बनता है भैया, दोनों यूनिट किसकी होती है इसमें? ग्लूकोज की। इसमें दूसरी यूनिट भी कौन सी होती है? ग्लूकोज की। अब देखो आपको पता है माल्टोज है, डाइसैकेराइड है, तो भैया 2 यूनिट से बनेगा। 2 यूनिट से कौन कौन सी बनेगा? मोनोसैकेराइड की यूनिट से बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि 2 यूनिट से बनेगा और किससे बनेगा? मोनोसैकेराइड की। तो जो अपना सुक्रोज था वो तो बना मेरा ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। किससे किससे बना? ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। तो मैं इसको याद कैसे रखूंगा? जी और एफ, ठीक है। मेरा याद रखने का तरीका इसको क्या होता है? जीएफ होता है मेरा। मैं जीएफ से बनाऊंगा। कभी मेरे दिमाग में आएगा कि भैया जो मेरे पास में सुक्रोज होता है, सुक्रोज वो किस में जाता है? डाइसैकेराइड में। किससे बनता है? जीएफ से। और भैया ये बनता है जीजी से। किससे बनता है? जीजी से, ठीक है ना। किससे बनता है? जीजी से बनता है। याद रख लेना इसको। मैं बहुत अच्छे से याद रखता था। जीएफ है, ठीक है, तुम्हारी सबकी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लेना। जीएफ से बनेगा क्या? सुक्रोज बनेगा। सुक्रोज क्या होती है? मीठी होती है। ग्लूकोज, ठीक है, जीएफ मीठी नहीं होती भाई, ठीक है ना। सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है? जीएफ से बन रहा है। उसके बाद माल्टोज किससे बन रहा है बताना मेरे को? जीजी से बन रहा है। जीजी घरों में होती है ना जीजी वगैरह, तुम्हारे कोई, हमारे साइड चल दादी होती है ना, दादी उससे जीजी बोलते हैं हमारी साइड। कोई कोई अपनी बहन को जीजी बोलते हैं, लेकिन हमारे साइड दादी से बोलते हैं जीजी, ठीक है। उसके बाद देखो जीएफ है, किससे बना? सुक्रोज से। माल्टोज से किससे बना बता रहा हूँ भाई? सुक्रोज बना किससे? जीएफ से। ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, आपको ध्यान आएगा। उसके बाद में डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड याद रहेगा किससे? एसएम से, यस एम, ठीक है। इसको ध्यान रखने का सबसे बेस्ट तरीका है इसका, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ओवरव्यू बना दूँ छोटा सा एक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बनाता हूँ एक छोटा सा हेडिंग डाल के कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहाँ पे याद करना मेन है, ठीक है। यहाँ पे याद करना मेन है कि आपके पास में 2 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी भाई? एसएम मिलेगी, एसएम मिलेगी। एसएम किससे बनता है? जीएफ से। एम किससे बनता है? जीजी से। ये से ध्यान रख लेना, ये वाला एसएम, ठीक है, वहां पे जीएफआर, ठीक है। इतना बताओ मेरे को, आपने 2 चीजें पढ़ी, मोनोसैकेराइड पढ़ा, ठीक है। याद करना, बोलना मन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे रटा दूंगा आप लोगों को, थ्योरेटिकल पॉइंट है, रटा दूंगा। सबसे पहले देखो कि मोनोसैकेराइड आपके पास में, डाइसैकेराइड आपके पास में, दोनों चीजें मिली। मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी चीजें होती है? मोनोसैकेराइड में होती है जीएफआर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, 3 चीजें होती है। उसके बाद में डाइसैकेराइड में आया, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है? इसका जो डाइसैकेराइड जो यूनिट होती है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद मेरे को इतना बताओ कि डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से? 2 एग्जाम्पल बताया मैंने, सुक्रोज बताया और एक कौन सा बताया मैंने? माल्टोज बताया। सुक्रोज, माल्टोज और सुक्रोज भैया 2 यूनिट से मिलकर बनेगा। कौन कौन से? जीएफ से, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से। जीएफ से, जो ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से। किससे बना? सुक्रोज किससे बना? जीएफ से बना। माल्टोज किससे बना? जीजी से बना, एमजीजीजी। इसके बाद ऐसे याद सकते हैं एसजी, एसजीएफ, ठीक है। सुक्रोज, एम, एसएम। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा? डाइसैकेराइड का मतलब ये 2 होती है, एसएम होता है। एसएम का मतलब सुक्रोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, एफ थोड़ी बोला मैंने, एम बोला ना। माल्टोज, ग्लूकोज, नो, क्या? सुक्रोज और माल्टोज, एसएम, सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज बनेगा किससे? जीएफ से, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से, ठीक है। और जो मेरा माल्टोज है, माल्टोज बनेगा मेरा किससे? जीजी से, ग्लूकोज, ग्लूकोज से, क्योंकि अपन को उन 3 यूनिट से बना है, राइबोज से कुछ भी नहीं बन रहा है। बस इतना ध्यान रख लेना, सब काम आपका इजीली हो जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान रखना। और 3rd नंबर का अपना ओलिगोसैकेराइड, बिना काम का है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड लिखना ना, इसमें लिखो विच फॉर्म 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्या? 2 से 10 मिनट के बीच में बनता है ओलिगोसैकेराइड। बहुत गंदा है, बहुत काम का नहीं, कुछ भी छोड़ो इसको। 4th नंबर का लिखो अपने तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड की बात कर रहा हूं, तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है लिखना? विच सिंपल, विच सिंप्लीफाई लिखो यार, विच सिंपली नहीं, विच सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई टू फॉर्म मेनी यूनिट। मतलब उसको क्या? बहुत सारी यूनिट बनाता है, बहुत सारी, ठीक है ना। ऑन हाइड्रोलाइसिस मेनी, ठीक है जी, ये वाला कर लेना। अब इसके एग्जाम्पल है। अब देखो आपको यहाँ तक अभी तक कुछ भी समझने की बात नहीं है, बस आपको इतना समझना जो एग्जाम्पल मैंने बताए उनको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं भैया स्टार्च, सेलुलोज,
ग्लूकोज, सॉरी ग्लाइकोज, सॉरी ग्लाइकोन, ग्लाइकोन क्या होता है, ग्लाइकोन। ठीक है, एक होता है भैया गम, टेंशन है आपके गम, तो इसको याद कैसे रखते हैं, SCGG। ठीक है, SCGG होता है, इतना ध्यान रख लेना, बहुत आसानी से, बहुत क्लियरिफाई आपको करवा दूंगा, मैंने बहुत सिंपली चीज़ बनाई आप लोगों को। तो आप मेरे को इतना बताओ, अब आपके पास में देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पूरा हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट भैया आपके पास में कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट है लिखना है, एक बार समझना, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के आपके पास में, 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप के, कौन कौन से हैं, एक तो भैया मोनोसेक्राइड, एक डाइसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इसमें से ओलिगो को हटा दो, 3 चीज ध्यान रखनी, मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड की बात होगी, तो मोनोसेक्राइड भैया 1 मिनट होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपको सिंपली इसमें कुछ भी ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, आपको ध्यान रखना है, जब तक पढ़ा है मैंने, आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। पहला मोनोसेक्राइड में आपको 3 चीजें मिलती है, 3 एग्जांपल है, कौन से, GFR ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ठीक है, उसके बाद डाई में आऊंगा, डाई में आपके पास में 2 एग्जांपल मिलते हैं, MS या SM बोल दो, SM सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज बनता है GF से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से, माल्टोज बनता है GG से ग्लूकोज, ग्लूकोज से, खत्म बात आपकी। उसके बाद पॉलीसेक्राइड में जाऊंगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में भैया यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे भैया बहुत सारी यूनिट बनाते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। एग्जांपल कितने मिलते हैं, 4। कितनी यूनिट बनाता है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेंगे एग्जांपल कितने मिलते हैं, 4 कौन कौन से मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, SCGG। कैसे ध्यान रखेंगे, SCGG। सुक्रोज गलत, इसका बताओ क्या होगा, इसका देखो भाई कहाँ गया यार, स्टार्च। क्या एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, SCGG। इसका क्या होता है, सुक्रोज गलत, एस का साल्टोस गलत, स्टार्च राइट, एस का स्टार्च, सी का सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज, जी का ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन और जी का कॉम। ठीक है, यहां पे लिख लेना, यहां पे ग्लाइकोजन करना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है SCGG ग्लाइकोजन, गम, सी का सेलुलोज, एस का स्टार्च। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन गम, ये 4 चीज ध्यान रखनी, जिसमें आपका क्लियरिफाई हो जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में मैंने बताया था मोनोसेक्राइड में आपको GF को ढंग से पढ़ना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले अपने हेडिंग वही डालेंगे, ये तो बिल्कुल आपने, मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन करवा दिया आपको, एग्जाम्पल। अब अपन को डिटेल में पढ़ना है चीज़ों को लेके। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे अपन क्या डालेंगे, मोनोसेक्राइड। क्या डालेंगे, मोनोसेक्राइड डालेंगे। तो मोनोसेक्राइड को जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन होता है 2 तरह से मिलती है आपको। मोनोसेक्राइड को 2 तरह से अपन देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, फर्स्ट नंबर है अपना, कैसे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से अपन को इसको पहचान सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एल्डिहाइड, ठीक है, एक मिलेगा आपको कीटोन। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आपको पता है क्या, आपको एल्डिहाइड मिलता है, आपको कीटोन मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो इनका नाम होता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से, इसको पहचानने का तरीका नया मिलता है आपको। कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना है, चीज़ें मेहनत करती है। जब मान लीजिए आपको फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आपको एल्डिहाइड मिलेगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर आपको कीटोन मिला तो इसको बोलेंगे आप कीटोज। ठीक है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मिला तो आप बोलेंगे एल्डोज। उसके बाद अगर आपको कीटोन मिला तो आप बोलेंगे कीटोज। ये वाला होता है फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज, मतलब फंक्शनल ग्रुप से आपको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नंबर का। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करूंगा, क्योंकि भाई ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल एनसीईआरटी में एक लाइन मिली है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आपको याद करने का नया तरीका मिलेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगी। टीचर से पढ़ने का यही फायदा होता है थ्योरेटिकल पॉइंट को। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट में आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल पॉइंट में आपको जो नोट्स बना के दे रहा हूँ ना, बहुत बेटर नोट्स है। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप है कितने, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड जब लगा रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, एल्डोज, बाकी बोलेंगे कीटोज। ठीक है, उसके बाद में एक क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपको 3 कार्बन मिलते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइओज। अगर आपको 4 कार्बन मिलते हैं तो आप बोलते हैं इसको टेट्रोज। अगर 5 कार्बन मिलते हैं तो आप बोलते हैं पेंटोज। 6 कार्बन मिलते हैं तो आप बोलते हैं हेक्सोज। ठीक है, इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है, बहुत इजीली करना है। अब एग्जांपल में लिखा देता हूं आपको। सपोज करो मेरे पास में कार्बन है, यहाँ पे मैंने O लिया, H लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया OH, यहाँ पे लिया मैंने H, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2OH। अब इतना बताओ इसका क्या नाम होगा, कि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है आपको, मैं क्या लिखूंगा, एल्डो। ठीक है, एल्डो लिख दिया मैंने। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या लगाया, एल्डो। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 1 2 3, तो 3 का क्या है, ट्राइओज, एल्डो ट्राइओज। नाम कैसे बनाते हैं, एल्डो ट्राइओज, ऐसे बनाते हैं। सपोज करना मैं लगाता हूं यहां पे CO OH H CH2OH, यहां पे मैं जोड़ देता हूं
CH2OH। तो इतना बताना मेरे को कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन। आप बोलेंगे भैया कीटोन ग्रुप है, तो कीटो का क्या हो चुका मेरे पास में, कीटोज लिखूंगा ना मैं, कीटो, पहले मैं कीटो लिख दिया मैंने, वो हटा दिया। अब कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो कीटो टेट्रोज इसका नाम हो गया। कीटो 4 कार्बन का ये वाला लगा दिया मैंने, कीटो ये वाली चीज लगा दी, इसका नाम हो गया आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में। लो मोनोसेक्राइड है। आपको 2 चीजें आपको क्लासिफिकेशन करा, कैसे कैसे करा, एक तो करा आपने फंक्शनल ग्रुप पे, एल्डिहाइड आया तो एल्डोज लगाया, कीटोन आया तो कीटोज लगाया। उसके बाद में कार्बन 3 आए तो मैंने बोला ट्राइओज, 4 आया टेट्रोइज बोला। ऐसे बोलते होते आपको सारे नाम मैंने लिखवा दिए, नंबर ऑफ कार्बन के फॉर्म में आपको सब कुछ मैंने करा दिया। थर्ड नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है भैया डीएल फॉर्म में, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब पता है आपको डीएल मैंने सब कुछ बता रखा है आप लोगों को, देखना भी ये बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। चाहो तो मैं छोड़ देता इसको, इसलिए पढ़ाते नहीं है टीचर्स वगैरह मैक्सिमम, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझो। डीएल फॉर्म का आपको समझते हैं, जो नीचे नीचे OH वाला रहेगा, ठीक है, ऐसे मिलेंगे आपको, जो नीचे नीचे का OH रहेगा, इधर रहेगा तो D, इधर रहेगा तो L, ठीक है, मतलब इधर की राइट हैंड पे, ठीक है, लिखो। एग्जाम्पल हो गया, आप खुद लिखो इसका, मैंने लिखा दिया आपको, आप खुद लिखो। इनके नाम नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रख लेना, खुद को लिखने पड़ेंगे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ ऐसे ही। बहुत शानदार तरीके से कर देंगे यार, कोई चिंता ही नहीं लो। CH2OH। बताओ इन चारों का नाम बताइए आप मेरे को। देखो फर्स्ट में देखो ये वाला कार्बन, सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं, जो टॉप प्रायोरिटी सबसे टॉप पे होना चाहिए। देखो टॉप प्रायोरिटी टॉप पे। उसके बाद में अगर इस साइड मेरे को OH मिला, नीचे से देखेंगे फर्स्ट कार्बन को, नीचे वाले से फर्स्ट कार्बन इधर साइड मिला, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, D, ठीक है। इसका क्या नाम है, D ग्लिसरीएल्डिहाइड, डी ग्लिसरीएल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ये तो देखो इधर OH है, तो इसका क्या हो जाएगा, L ग्लिसरीएल्डिहाइड, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखो इधर OH आ रहा है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, D, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन आ चुके हैं, तो एक को नाम मैंने बताया था थ्रियो इरिथ्रियो। तो आपको इतना पता होगा, अगर मान लीजिए जो HH है, ठीक है, जो HH है OH है, कुछ भी मान लो, OH है, दोनों अगर सेम साइड आते हैं तो इसको बोलते हैं डी इरिथ्रियो, ठीक है, डी इरिथ्रियो बोलते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए 2 HH है, दोनों अपोजिट साइड आ जाते हैं, देखो H इधर एक H इधर, तो इसको बोलते हैं L थ्रियो, इसको बोलते हैं L थ्रियो, इसको बोलते हैं डी एरिथ्रियो। क्या इसको ध्यान रखेंगे नाम को आप, बहुत ईजी है, क्या बता रखा है मैंने आप लोगों को, ऐसे नाम याद रख लेंगे। इसके बाद में एक और आता है भैया, ठीक है, अगला नेक्स्ट लिखो, अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, सब पढ़ा दी फिर भी पढ़ा रहा हूँ, लिखो हेमी एसिटल, हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल, ठीक है, हेमिएसिटल और हेमिकीटल आपको करना है। सपोज करो आपको मिलता है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है ROH से, ठीक है, किसके प्रेजेंट में करानी है, H+ की में, क्योंकि यहाँ से बेस बनेगा, एसिड बनेगा, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन अपनी क्या बनेगी, RC, यहाँ पे O लिखना, OHOR। देखो अब बताना ये कीटल तो नहीं है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कीटोन ग्रुप आपको मिला तो हेमिकीटल बोल देंगे। कैसे मिलेंगे, देखो RC R2 2 मिलेंगे, ROH के साथ प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंट में, HI के साथ में, तो रिएक्शन क्या बनेगी, RCO, यहाँ से क्या बनेगा R2, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा OR सेम लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, हेमिकीटल, हेमिकीटल। हेमिकीटल क्यों बोला, देखो RR कीटल ग्रुप आ रहा है, देखो कीटल ग्रुप लग रहा है, ठीक है, RR के बीच में, तो हेमिकीटल बोल दिया मैंने, यहाँ पे OR है, यहाँ पे एल्डिहाइड लग रहा है, एसिड की फॉर्म बना रहा है, एसिड बना रहा है, तो हेमी एसिटल हो चुका। इतना बोलो कि आपका आसान कर दिया सारा, क्या क्या मतलब आपको चीज़ें लिखनी है। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन मैं दोबारा से आपका रिवाइज करा रहा हूँ कि भैया आपको कोई भूल गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लो डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज लीला, ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म बेस्ट होती है, कौन सी स्टेबल होती है, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज का लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, COH होता है, ठीक है, नीचे नीचे क्या जुड़ा रहता है, CH2OH, बीच में कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपको बीच में मिले, ऊपर मिला आपको एल्डिहाइड, नीचे मिला आपको CH2OH,
ठीक है। बीच में कितने कार्बन, 4 कार्बन। जब 4 कार्बन है तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं OH, नीचे लिखता हूँ OH, नीचे लिखता हूँ OH, और जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उसमें मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, इधर लिखता हूँ OH। केवल एक ही कार्बन है सेकंड नंबर का जहाँ पे OH और H तो दोनों का मल्टीवर्स होता है, मतलब उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, बाकी सेम रहती चीजें। अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा, H, यहाँ भी लगा दूंगा H, यहाँ भी लगा दूंगा H। क्या मेरा बताओ डी ग्लूकोज बना कि नहीं बना। सपोज करो यहाँ पे OH सबसे पहले लगा है, मैं क्या लिखूंगा, डी ग्लूकोज, ठीक है। नीचे वाले में मैंने OH लगाया तो मेरा बनेगा D। उसके बाद में ग्लूकोज है, ग्लूकोज में सबसे ऊपर क्या आता है, एल्डिहाइड आता है, नीचे कौन सा आता है, CH2OH आता है। बीच में कितने कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन पे OH रहेगा, एक कार्बन पे रहेगा H। H कहाँ पे रहेगा, सेकंड वाले पे। बस इतना ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चों को नहीं आती है, क्योंकि वहाँ को लगता है ना कि ग्लूकोज को लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है, कैसे लिखो ग्लूकोज को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लिखना है, डी ग्लूकोज आप लिखेंगे, काम आपका ईजिली हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कि इसके टोटल ग्लूकोज के कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, ठीक है, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो सबसे पहले मेरे को बताओ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। आप बोलेंगे ये वाला एंड अलग है, ये वाला एंड अलग है, मतलब इनसिमेट्रिकल है। इनसिमेट्रिकल की भैया ऐसे बनाते हैं, 2n से निकालते हैं। अब बताओ कार्बन कितने यहाँ पे, 1 2 3 4, तो भैया 2 की फॉर्म 4 में, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 16, ठीक है, 16 बन रहा है आपको। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो उसके बाद में इतना बताओ, अगर जो डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ पे लिखो इसका आइसोमर कितने बनेंगे, इसके आइसोमर लिखो, आपने लिख लेना वैसे लिख लेना आप, आइसोमर कितने बनेंगे, 16, ठीक है भाई। अब सपोज करो डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज के अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन करा देता हूँ HI के साथ में, हीट देके क्या करूँगा, HI के साथ में रिएक्शन कराऊंगा हीट देके, तो यहाँ पे भैया यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की बिल्कुल चेन बन जाती है। कैसे बनेगी, CH3 CH2 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 CH3, ये वाली चेन बन जाती है, ठीक है। क्या बनती है, ये वाली चीज़। अब जब कब कराते हैं अपन, डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में। सपोज करो मैं यहाँ पे रिएक्शन करा दूँ HCN की, तो HCN की रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ पे बनता है भैया जो आपका लास्ट का CH रहेगा, उस पर क्या जुड़ जाएगा, CnCO जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा, मतलब ये वाली यूनिट जुड़ जाएगी उसमें। और ये भैया ये मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है, ये वाली जो चेन है ये भैया 1% स्टेबल होती है, बनती नहीं है, मतलब ये वाली यूनिट ज़्यादा बनती है, मोर। ये तो बस ऐसे ही है। तो आपको इतना सा मैंने बताया कि डी ग्लूकोज है, इसके आपको HI के साथ में कराओ रिएक्शन, या फिर HCN के साथ में कराओ। HCN के जो कराएंगे वो बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म बनती है, मतलब जो कर्व वाली होती है ना वो वाली फॉर्म बनती है। तो आपको यूजुअली इसका ध्यान रखना चाहिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में आएगी। और साइक्लिक जो चेन होती है सबसे बेस्ट होती है, साइक्लिक को मेन बनाना पड़ता है, ठीक है। अब साइक्लिक को कैसे बनाते हैं वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसे बनाऊंगा साइक्लिक। देखो साइक्लिक कैसे बनाते हैं, सपोज करना मेरे पास में ग्लूकोज का ये वाला मिला आपको, COH OH H हो गया, यहाँ पे क्या लिखूँ, H, यहाँ पे क्या लिखूँ, OH, यहाँ पे क्या लिखूँ, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा दूँ, CH2OH, ये हो चुका मेरे पास में, क्लियर है। अब इसको मैं क्या करूँगा, साइक्लिक फॉर्म बनाऊंगा इसकी, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, साइक्लिक फॉर्म बनाने के लिए पहले भैया आपने चेन जो लाइनें खींच दी बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। उसके बाद में ये वाला COH है, इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं, CHO हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में मेरे पास में क्या चीज़ें मिलती है, 4 कार्बन है, 1 2 3, तो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा HOH के फॉर्म में। दूसरा वाला कार्बन है, यहाँ पे मैंने जोड़ा था OH H। तीसरा कार्बन है OH H। चौथा कार्बन है HOH हो चुका, ठीक है जी। और लास्ट वाला कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, CH2OH, ठीक है, ये वाला हो चुका। अब इसके बाद बताना कि अपन को रिएक्शन करवानी किसके बीच में, रिएक्शन करानी है आपको इस ऑक्सीजन के बीच में, इस ऑक्सीजन के बीच में, इधर के OH के बीच में, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है ना भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे लिखना भाई CH2OH। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके बीच में रिएक्शन होगी OH के बीच में। तो आप क्या करेंगे, इस OH को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला। ऊपर क्या लग जाएगा अपना OH, नीचे क्या लगा H, CH2OH लग जाएगा, ठीक है। उसके बीच में क्या हो जाएगी चीज़, यहाँ पे भैया कार्बन की रिएक्शन हो जाएगी, इसके बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, किसके बीच में हो जाएगी, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन होने के बाद में जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें बनने को मिलेगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी मिलेगी, जो मेरी साइक्लिक चेन बनेगी, अभी बना रहा हूँ, समझना आप चीज़ों को। 1 2 3 4, 1 4 1 5 1 6 कार्बन बनेंगे, नहीं बनेंगे मेरे को बताना। 6 कार्बन बनेंगे, 6 कार्बन बनेंगे। इसके बाद बताना मेरे को 1 2 3 4 5 6
छः, ठीक है ना, 6 कार्बन बनेंगे। 6 कार्बन की रिंग कैसे बनेगी? 6 कार्बन की रिंग पहले तो मैं ऐसे 6 कार्बन की रिंग बना दो, आपको साइक्लिक बनाना है। ये साइक्लिक हो चुका, 6 कार्बन हो चुके। उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे जुड़ेगा मेरा OH H। अब भाई देखना, इसमें कंसेप्ट समझने की जल्दी मत करना, मैं सीखूंगा क्या सीखूंगा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ना मुझे आता है ना तुम्हें आता है, ठीक है। मेरे को तो अब आ चुका है, लेकिन पहले नहीं आता था भाई, कैसे चीज़ें चलती क्या चलती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी है ना दिमाग में मत लाना, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। काम की चीज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फोकट की चीज़ है, कहीं भी काम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, समझ लेना आप। तो यहाँ पे आता भैया O, ठीक है, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा CH2OH, ठीक है, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, ये वाली चीज़ बनेगी। और हमेशा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। सबसे स्टेबल कौन सा होता है? बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। हमेशा इसी चीज़ को ध्यान रखना कि भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भैया कौन सी स्टेबल होती है, आपको लिखना है बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल होता है। इसमें काम हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, पूछ लेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक बनाएंगे तो कौन सा स्टेबल होगा, आप क्या लिखेंगे? बीटा डी ग्लूकोज मोर स्टेबल होगा। क्वेश्चन जो आएगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे एक तो बीटा बना, एक यहाँ पे बनेगा एल्फा, 2 बनेगी, एक तो यह एक एल्फा बनेगी, एक बीटा बनेगी, ठीक है। एल्फा बीटा मैं लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं आएगी, बस आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख लो, एल्फा बीटा फॉर्म आर एनोमर्स बनते हैं, ठीक है। एनोमर्स क्या होता है? जो एक ही कार्बोनिल कार्बन होता है उससे जो ड्राइव होती है चीज़ें, ऐसी बहुत सारी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान मत देना। अल्फा बीटा फॉर्म आर एनोमर्स ईच अदर, बस इतना ध्यान रखना, एनोमर होते हैं, क्लियर बात। हर चीज़ समझी नहीं जाती, हर चीज़ को समझ के बिल्कुल रटना नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको बस हवा में काम करना होता है कि हाँ बस ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाएं तो हज़ारों चीज़ें समझने की काम बनेगा ही नहीं आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें हो जाएगी, समझते पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब एनोमर है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखा हुआ, मैंने बोल दिया ना, कार्बोनिल कार्बन होता है, उसके कार्बन से ड्राइव होती है, ऐसी चीज़ें बहुत सारा लंबा चलता है, उसको एनोमर बोलते हैं। इसको छोड़ो, काम की चीज़ नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ तो थी, सेकेंड लिखो बीटा डी फॉर्म मोर स्टेबल देन एल्फा, इतना ध्यान रख लेना, जिसमें आपका क्लियर काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डी ग्लूकोज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड नंबर का अपन क्या करेंगे? डी फ्रुक्टोज। इसमें से पूछने की बात कितने से इतने से कि भैया कौन सा स्टेबल होगा, आपको लगाना है भैया बीटा डी होता है, ठीक है। एल्फा बीटा क्या होते हैं? एक दूसरे के एनोमर होते हैं, बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना, क्लियरी इतनी सी बात है। देखो इसकी कैसे बनाएंगे? CH2OH CO, 3 कार्बन H OH OH H OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ठीक है। नीचे वाले में कार्बन में क्या? CH2OH, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन की रिंग बनेगी, कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, साइक्लिक बनाऊंगा, ऐसे 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 करके। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, यहाँ पे लगता है O, यहाँ पे आएगा CH2OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा? HOH, और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा डी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बीटा डी। एक और बनेगा यहाँ पे अल्फा डी, 2 बनता है, बीटा डी और अल्फा डी। बीटा डी का ध्यान रखो, कुछ भी नहीं। इसकी अगर सिंप्लीफाई करवा दूँ मैं आपको, तो सिंप्लीफाई ऐसे बनेगी इसकी, ये इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। इसको फ्यूरान बोलते हैं। इसकी भी अगर मैं सिंप्लीफाई कराऊँ तो ऐसे बनेगी ये वाली, इसको बोलते हैं भैया पायरोन, ठीक है। इसको पायरोन बोलते हैं, इसको फ्यूरान बोलते हैं। डी फ्रुक्टोज हो गया, बस सिंपल इतना ध्यान रखना। मेन चीज़ है थ्योरेटिकल पॉइंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल में लिखवा दूंगा, लिखना बीटा एंड अल्फा आर एनोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगले लिखो साइक्लिक हेमीएसिटल, साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज। क्या लाइन लिखेंगे? साइक्लिक हेमीकीटल फॉर्म ऑफ डी फ्रुक्टोज इज एनोमर, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक लिखना है यहाँ पे कार्बन, बस ये चीज़ लिख लेना, हो जाए काम। अगले लिखो बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल,
देन अल्फा। पूछने का काम इतना सही कि वो आपसे ऐसा पूछेंगे भैया डी फ्रुक्टोज या डी ग्लूकोज आया उसमें से स्टेबल कौन सी होती है, आपको बीटा ध्यान रखना है, बीटा फॉर्म हमेशा स्टेबल होती है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना, क्या लिखेंगे कि भैया डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर रेड्यूसिंग शुगर। ये भी पूछने की चीज़ है भैया, दोनों रेड्यूसिंग होती है नॉन रेड्यूसिंग होती है, आपको ध्यान रखना है रेड्यूसिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है जी, तो ये हो चुका आपका मोनोसेकेराइड खत्म। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, डाइसेकेराइड के बारे में बात करेंगे, डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड के बारे में बात करेंगे तो डाइसेकेराइड में आपको दो चीज़ें मैंने बताई थी, कौन कौन सी, एसएम सुक्रोज और माल्टोज, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसमें आपका काम खत्म हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, डाइसेकेराइड की बात करेंगे। ठीक है, डाइसेकेराइड में आपको तीन चीज़ें पढ़नी, कौन कौन सी, दो चीज़ें मैंने आपको लिखा है, सुक्रोज, माल्टोज, एक छोटा सा होता है लैक्टोज, अच्छे से लिखना है इसको, वहाँ पे नहीं लिखवाया ना आपने, यहाँ पे लिखो लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लिख देंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लिखो सुक्रोज, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, जो मैं कॉपी में लिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वही आएंगे, बस आप तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुक्रोज है, अब सुक्रोज के बारे में लिखेंगे, सुक्रोज भैया किससे मिलकर बनता है। अब आपको पता है कि भैया जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जीएफ से मिलकर बनता है सुक्रोज, 2 यूनिट से मिलकर बनता है, 2 यूनिट से बनता है, तो ग्लूकोज की कौन सी यूनिट होती है, फ्रुक्टोज की कौन सी यूनिट होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया कहीं कहीं से बनेगा, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो सुक्रोज है, पूछने का क्या है, ये बनता भैया डायमर होता है। ठीक है, क्या आप समझते हैं, सुक्रोज 2 यूनिट से बनेगा, डायमर होता है। ठीक है, डायमर होता है, डायमर्स। ठीक है, और किसका किसका डायमर होता है, ये डायमर्स होता है भैया एल्फा डी ग्लूको पायरोनोज। ठीक है, अब ग्लूकोपायरोनोज को समझना मत, मैंने बताया था पायरेंस बनाया था, फ्रुक्टोज का फ्यूरोन बनाया था। ठीक है, तो आपको ये रखना है वो अल्फा डी, आपको देखना बीटा पढ़ाया मैंने, अल्फा पढ़ाया, तो अल्फा डी, और एक काई का होता है, एक कौन सा होता है भाई इसमें बनाने का बताना, बीटा डी, अल्फा डी, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरान फ्यूरानोज। ठीक है, अब बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया सुक्रोज है, सुक्रोज किससे मिलके बनता है, मैंने आपको बताया था सुक्रोज बनता है भैया ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से, लेकिन तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन के जो आपको ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको भैया उनके बीच की, उनकी डेप्थ की यूनिट मिलती है, तो यूनिट में आएगा अल्फा डी ग्लूको और बीटा डी फ्रुक्टो, अल्फा डी और बीटा डी। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, डायमर्स बनाना किस किस बनेगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर आप है ना, इन दोनों के बीच में एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो ये दोनों यूनिट जुड़ेगी, कौन सी यूनिट जुड़ेगी, जो ये दोनों यूनिट जुड़ेगी किससे जुड़ेगी भैया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती रहती है दोनों। ठीक है, और इनकी जो दोनों की कौन सी यूनिट जुड़ेगी, C1 और C2। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप खुद एनसीईआरटी से देख लेना, एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, बस इतना समझो कि मैं बता रहा हूँ याद करने की चीजें, स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ ना क्वेश्चन वहां से आएगा। पहली चीज सुक्रोज किससे बनेगी, इन दोनों से बनेगी, ये दोनों यूनिट होती है, दोनों यूनिट कौन से किससे जुड़ी रहती है, ये जुड़ती रहती है भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी तो नहीं दोनों, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी तो सही दोनों, लेकिन जुड़ने के साथ में भैया इसका कौन सा कार्बन, इसका कौन सा कार्बन, तो आप रखेंगे इसका C1 इसका C2, मतलब C1 C2 कार्बन से जुड़ी होती है। साथ में एक और चीज लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है, रेड्यूसिंग शुगर होता है, इतना कर लेना इजीली। सेकंड नंबर कर लो माल्टोज। ठीक है, माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टोज भैया आपको पता है, माल्टोज हमेशा एक ही चीज से बनता है, किससे, ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज की कौन सी यूनिट काम आती है, वो आती है भैया अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज। ठीक है, इसकी दोनों यूनिट होती है, उससे जुड़ा रहता है अल्फा डी अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज, इससे जुड़ा रहता है, दोनों यूनिट सेम होती है, दोनों यूनिट सेम यूनिट से बनता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया इसमें कौन कौन सा कार्बन आता है, C1 और C4 कार्बन होता है, मतलब एक यूनिट है उसका C1, एक का C4 कार्बन से जुड़ा रहता है। अगली चीज़ आती है कि भैया रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, इतना कर लेना। अगला लेंगे अपन लैक्टोज। लैक्टोज भैया, लैक्टोज किससे बनता है, ये बनता है भैया बीटा डी गलैक्टोज, बीटा डी गलैक्टोज, साथ में बनता है
बीटा डी ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसका भैया C1 और C4 यूनिट जुड़ती है, ठीक है। कौन सा है? रेड्यूसिंग शुगर है। ये ध्यान रखनी है भैया, कौन सी शुगर ऐसे पूछ लेगा कौन सी यूनिट जुड़ती है, इतना ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा इजीली, ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। कहीं की बात करेंगे अपन, इसके बाद में बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। जब पॉलीसेकेराइड की बात हो रही होगी तो पॉलीसेकेराइड में भैया मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। 4 चीज़ें कौन कौन सी? पहली बताई थी मैंने आपको स्टार्च, ठीक है। पहली चीज कौन सी चीज़ बताई थी? मैंने आपको स्टार्च बताई थी। अब स्टार्च भैया बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो इसमें मेनली जो यूनिट होती है ना, 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अमाइलोज, ठीक है, एक होती है भैया अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज होती है, अमाइलोपेक्टिन होती है। जो अमाइलोज होती है भैया लीनियर पॉलीमर होता है, और एक होता है भैया क्रॉस लिंकेज, लिख दो आप तो क्रॉस लिंक, ठीक है। कौन सी होती है यूनिट में की? क्रॉस वाली होती है। ये 2 चीज़ें बस काम की चीज़ें। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? जो ये वाला होता है भैया, ये 15 से 20% काम में होता है, 15 से 20%, ठीक है। और जो एमाइलोपेक्टिन होता है इसका पार्ट होता है 80 to 85, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये क्या होता है? वाटर अनसोलेबल होता है। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। पॉलीसेकेराइड में याद करने की चीज़, स्टार्च में 2 चीज़ें मिली। कौन कौन सी? एक तो मिली आपको अमाइलोज, एक बना अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज कितना परसेंट बनता है? 15 से 20%, ये 80 से 85%। ऊपर का अमाइलोज है, ये क्या? वाटर में सोल्यूबल है। अमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। बस ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा, इसके अलावा आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगली चीज़ सेकेंड लिखना, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज आपको पता है ओनली प्लांट में मिलता है, ओनली इन प्लांट, ठीक है। साथ में बनता है भैया बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट होती हैं, उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। उसके बाद लिख लेना यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है जी। इतना कर लेना। अगला लिखो 4th नंबर का, 3rd नंबर का लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन आपको सबसे पता होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का स्टोर किसके रूप में होता है? ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बस इतना रख लेना। साथ में ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है भैया? लीवर में पाया जाता है। लीवर में एक कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। एक कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, इजीली कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में क्लियरली खत्म हो चुका है, टेंशन नहीं लेना। जो भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएंगे, बस आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना एक बार में। साथ में अब अगला नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन प्रोटीन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रोटीन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो भाई, प्रोटीन से, तो प्रोटीन से, अब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वो किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, किसके? अमीनो एसिड के। लिख लेना, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है। क्या चीज़ है? मेन चीज़ यही है। उसके बाद में जो अमीनो एसिड होते हैं अपने, लिख लेना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के बाद में अपन ने क्या पढ़ा? अमीनो एसिड लिखना, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं भैया? अमीनो एसिड को डिसाइड करते हैं अपन, इनको क्लासीफाई करते हैं 2 चीज़ों से, क्योंकि इसमें भैया 2 फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे। 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मिलेंगे? एक तो मिलेगा आपको NH2, एक मिलेगा आपको एसिड COH, ठीक है। एक तो मिलेगा NH2, एक मिलेगा COOH। NH2 भैया बेसिक है, और COOH कौन सा? एसिड है। एसिड एसिडिक फॉर्म में, ए बेसिक फॉर्म में। 2 आपको फंक्शनल ग्रुप मिलने जा रहे होंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें बहुत ध्यान से रख लेना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड होते हैं भाई NH2, CH2, COOH। देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप मिले आपको, NH2 COOH, NH2 मिला, COOH मिल चुका। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ग्लाई से, GLY से। अगला ले लो NH2
CH3COOH इतना होता है। इसको कैसे करते हैं भैया, एलानीन से, एलानीन से, ठीक है, डिनोट करते हैं एला से, ALA, ऐसे वाले होते हैं। देखो इसमें COOH आ गया, NH2 आ गया, मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे दोनों, NH2 COOH, मतलब ये अमीनो एसिड्स होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको बार बार ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक और चीज़ आपको नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही होगी कि भैया आपको सिंपली ये वाला जो कार्बन है, एक वाला कार्बन आपको हमेशा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, कायरल कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों चेक करते हैं कायरल कार्बन दोनों में है कि नहीं। अमीनो एसिड वगैरह होते हैं हमेशा उनका कायरल कार्बन होता है, ठीक है। बीच वाला जो कार्बन है मतलब एक कायरल कार्बन, कोई सा भी एक कार्बन कायरल होता है। क्या रखेंगे आप अमीनो एसिड में भैया, कोई सा भी एक कार्बन कायरल होता है। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा। देखो कायरल कार्बन क्या होता है, जो कार्बन है उसके चारों जो उसके वैलेंसी वो अलग अलग होना चाहिए। इस वाले कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े, 2 ही जुड़े हुए हैं, तो भैया ये अलग है, ये अलग है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम आगे, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि भैया जो अमीनो एसिड होगा वो कायरल कार्बन रखेगा, लेकिन मेरी जो बात थी वो तो गलत हो चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं आ रहा, लेकिन ये तो भैया अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है, दिक्कत होगी ना। उसके बाद इसका देखते हैं, ये वाला कार्बन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, चारों चीज़ें लगे, मतलब कायरल कार्बन है। तो मतलब मेरी बात सही भी हो चुकी है, भैया कायरल कार्बन तो रखता है लेकिन ये वाला नहीं रखता। तो इसको अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे। लिखो अमीनो एसिड हैव हेज, लिखो यहाँ पे हेज, मिनिमम 1 कायरल C एक्सेप्ट ग्लाइसिन। देखो जो मेरी बात गलत हुई, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, कितना सही होता है ना टीचर के यार, गलत बोल दो, गलत हो गया तो यहाँ पे नोट लिखवा दो, लिखवा दिया मैंने, देखो नोट कि भैया अमीनो एसिड में मैंने पहले बोल दिया कि भैया कायरल कार्बन रखेगा, तो सत्य बात है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिखा, इसमें नहीं हुआ तो मैंने इस चर्चे लाइन लिखा दी। अब ध्यान रखना, ग्लाइसिन के अलावा कोई सा भी ले लेना आप लोग, ठीक है ना, कोई सा भी ले लेना अमीनो एसिड, वहाँ पे आपको कायरल कार्बन मिलेगा देखने को। तो बस इतना कर लेना जिसमें आपका काम हो जाएगा इजीली, बस ग्लाइसिन में नहीं होता है, सिंपल इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी क्लासिफिकेशन नहीं किया, ये अमीनो एसिड था, ठीक है। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, कितने मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप, 2 मिलेंगे, NH2 और COOH, सिंपल है ना, इसको कर लेना। उसके बाद में अब इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अपन। क्या करने जा रहे हैं अपन, इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन भैया अपन इसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है ना, एक होता है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ये एसेंशियल का मतलब होता है भैया इसको बॉडी नहीं बनाती, लिख लेना, बॉडी नहीं बनाती है, जरूरी है लेकिन बॉडी नहीं बनाएगी, तो मतलब क्या करेंगे, दे, इनको बाहर से लेना पड़ेगा, दे आर एक्सट्रीमली कंज्यूम्ड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको बाहर से लेना पड़ेगा अपन को, बॉडी नहीं बनाती, हिंदी में लिख लेना, इस चीज़ को अच्छा लगेगा, बॉडी नहीं बनाएगी मतलब एसेंशियल है। उसके बाद में सेकंड नंबर का ले लेता हूँ मैं, उसको बोलते भी है नॉन एसेंशियल, ठीक है। इनको क्या करती है, बॉडी है अपनी, बॉडी बनाती है, इतना ध्यान रख लेना। थर्ड नंबर का है, छोटी छोटी चीज़ें यार, NCERT पढ़ेंगे तो आपको सब कवर हो जाएगा। सेमी एसेंशियल, लिखो प्रिपेयर्ड इन बॉडी, बॉडी में तो बनेगा लेकिन क्या होता है ना, इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड इन बॉडी बट कंज्यूम्ड एक्सट्रीमली व्हेन रिक्वायरमेंट इज मोर, ठीक है जी। जब जरूरत पड़ती है तो बाहर से लेना पड़ता है, इतना ध्यान रख लेना। 3 तरह से एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है और सेमी एसेंशियल है, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, बस आपको काम हो जाएगा, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फर्जी था, कोई काम की नहीं है, ठीक है। अगला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपको डिवाइड करना है, तो आप इसको देखेंगे, बहुत काम की चीज़ है। सारा जो प्रोटीन है यहीं से बनेगा, क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के पार्ट में। तो फर्स्ट नंबर का अपन लेंगे न्यूट्रल, ठीक है।
अब देखो दो चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, दो चीज़ें कौन सी बताई थी कि यार सिंपली आपको नजर आएंगे जो फंक्शनल ग्रुप दो आएंगे, एक तो NH2 आएगा, एक COOH आएगा। NH2 बेसिक है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है ना, देखो लोन पेयर है, लोन पेयर देगा मतलब बेसिक होता है ना, बेसिक है। ये COOH एसिड है, मतलब आपको दो ही तो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, NH2 और COOH, मतलब एक बेसिक है एक एसिड है। तो आपको न्यूट्रल कैसे हो जाएगा बताना मेरे को, न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तब होगा जब आप बताओ CH2 और COOH के जो फंक्शनल ग्रुप है वो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लो N N, ठीक है, इसको मत लिखो यार में तुम भूल जाओगे, नहीं तो छोड़ो तुम, तो इतना ध्यान रखो NH2 बराबर होना चाहिए COOH के नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देखो ये बेसिक और एसिड दोनों बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब इतना देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो न्यूट्रल बना रहे हैं, मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड है जो न्यूट्रल होते हैं। लिखना एग्जाम्पल के फॉर्म में, फर्स्ट लिखना NH2 CH2 COOH, NH2 COOH बराबर है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। सेकेंड नंबर ले लो NH2 CH CH3 COOH, इसको बोलते हैं एलानिन, एलानिन बोल दो, एलानिन। बताओ एक एक दोनों बराबर है, न्यूट्रल है ना? हाँ। NH2 CH COOH दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं वेलानिन, वेलिन बोल दो, वेलानिन तो क्या बोलते हैं? वेलिन बोलते हैं, ठीक है, वेलिन बोलते हैं इसको। फोर्थ ले लो NH2 CH CH2 CH3 CH3, इसको बोलते हैं भैया ल्यूसिन, ल्यूसिन बोलते हैं इसको। देखो एक ग्रुप सेम है, कोई दिक्कत है किसको? कोई दिक्कत नहीं है। अगला ले लो NH2 CH COOH, और आगे की इसमें स्टेप जुड़ती रहती है, इसको छोड़ो आप, तो इतना दो चीज़ें, इसको बोलते हैं भैया आइसोल्यूशन, आइसोल्यूशन, ठीक है, आइसोल्यूशन। पांच चीज़ें मैंने बताई। अब पांच चीज़ों का नाम लिखो तो मैं कैसे लिखूंगा? GAV, याद करने की, ठीक, GAVLI, ठीक है, इस तरह से फॉर्म है। न्यूट्रल की बात करी जाएगी आपसे, क्वेश्चन आता है भैया कि न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है गाउली, क्या? गाउली, GAVLI, गाउली। जी का मतलब ग्लाइसिन, ए का मतलब एलानिन, वे का मतलब वेलिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ठीक है, ये लिख लेना गाउलिन, गाउली। ये ट्रिक है याद करने की, बस न्यूट्रल में पांच चीज़ें बताई मैंने, पांच चीज़ों को ध्यान रखना। न्यूट्रल है, इसका मतलब है ये दोनों सेम है, आपने देखा दोनों सेम है, सेम 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 सेम, नाम हो जाएगा गाउली। ये आपको बिल्कुल एनसीईआरटी मिलेगी, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंसेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में लिखो एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसमें क्या हो जाएगा? आपको दो चीज़ें मिलेगी, COH NH2। अब बताओ एसिडिक कब होगा? जब ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे भैया ये वाला ज़्यादा होगा ना, तब जाके एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। बताना कौन कौन से हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख लेना कौन कौन से। एस्पार्टिक एसिड, वही है मेन, तो एक होता है ग्लूटानिन, ग्लूटामिन एसिड, ठीक है, ये वाला ध्यान रख लेना एग्जाम्पल के फॉर्म पे। थर्ड नंबर का ले लो बेसिक, इसमें क्या होगा? COOH ज़्यादा रहेगा या फिर NH2 ज़्यादा रहेगा? आप बोलेंगे NH2 ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मत लिखो, कोई नहीं, छोड़ो, कोई काम का नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? सपोज करना आपके पास में NH2 CH2 COOH, ये वाला आपको ग्लाइसिन मिला। ग्लाइसिन मिलने के बाद में सपोज करना आप इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? NH2 यहाँ पे O लिखना, O माइनस, यहाँ से प्लस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे NH3 आ जाएगा, इसको बोलते हैं ज्यूटराइन, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यूटराइन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, इसका ज्यूटराइन बन चुका, इतना ध्यान रखना, काम आपका इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना इस चीज़ को लेके, ठीक है जी। अब अगला हेडिंग डालना पेप्टाइड।
15-20 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और आपका जो पूरा बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको थ्योरी पढ़ना है ना। इसमें देखो विटामिन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एंजाइम नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान रखना, उसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी कंसेप्ट चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ये पढ़ने के बाद में आपकी एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाएगी और जब चीज़ें भूलते हैं आप वो चीज़ें आपको निकल के आ जाएगी कि हाँ ये वाली चीज़ें मेरे को करनी है। ठीक है, पेप्टाइड की बात करेंगे तो पेप्टाइड में भैया आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी चीज़ें बनेगी? मिल के बनेगी। देखो जैसे मान लीजिए पेप्टाइड क्या होते हैं, आपको अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड को जोड़ना होता है, पेप्टाइड बना होता है। जी और ए ले लिया मैंने, ग्लाइसिन और एलिनिन। ठीक है, 2 ले लिया मैंने। लेने के बाद देखो इनको कैसे जोड़ूंगा मैं, लिखो NH2 CH2 COH। NH2 CH पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, COH ये वाला हो चुका। अब इसमें कैसे जुड़ेगा भाई, देखो यहाँ से तो सिंपली ये OH ये निकलेगा। ठीक है भाई, ये वाला निकल जाएगा। निकलने के बाद में जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है नीचे, कंपाउंड क्या बनेगा, NH2 CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई मेरा CO, यहाँ पे क्या बचेगा NH। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, N को मत निकाल देना, N निकलेगा यहाँ से। ठीक है, ये मतलब पानी निकल जाएगा ना यहाँ से, -H2। ठीक है, तो मेरा NH बचेगा। NH बचने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा। अब जो ये वाली चीज़ है बीच वाला, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, इसको एमाइड फॉर्म भी बोल देते हैं, एमाइड फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई कि यार देखो इन चीज़ों में देखो 2 चीज़ें थी, 2 के बीच में कितने पेप्टाइड बने, एक पेप्टाइड बना कि नहीं बना। सपोज करना एग्जाम्पल है ना, एक वाला एग्जाम्पल है, सपोज करना मैं लेता हूँ यहाँ पे GAV, 3 के बीच में 3 मैंने आपको अमीनो एसिड लिए, तो 3 के बीच में कितने पेप्टाइड बनेंगे, 1 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 पेप्टाइड बनेंगे। ठीक है, इसी बीच में अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे GAVL, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3। तो आपको देख लेंगे ना, 2 के बीच में 1 बनेगा, 2 के बीच में 2 बनेगा, 3 के बीच में 2 बनेगा, कितने बनेंगे, 2 के बीच में 1 बनेगा, 3 के बीच में 2 बनेगा, 4 के बीच में 3 बनेगा, मतलब देखो 2 3। तो आपको सिंपली जोड़ो ना यार, 2 चीज़ों को जोड़ेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, बस इतना कर लेना, बहुत ईजीली है। उसके बाद में अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, छोटे से क्वेश्चन जो आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको GAV, ठीक है, इसके मोनोमर बनाने हैं आपको, मोनोमर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, GAV मोनोमर है। ठीक है, इसके मोनोमर है, तो इसमें पूछ लेंगे आपसे काउंट टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड आपको बनाना है। तो इसका मतलब है कि आपको इसको नए नए सिरे से आपको बनाना पड़ेगा। कितने टाइप से बना सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, मतलब आपको 3 के यूनिट बनाना है, आपको नए नए तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो इनको मैं कैसे कैसे जोड़ सकता हूँ वो चीज़ें अब आप समझ जाना, उसके बाद क्वेश्चन करना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, GAV लिख सकता हूँ, एक लिखता हूँ GVA, एक लिखता हूँ AGV, एक लिखता हूँ AVG, VAG, VGA। ठीक है, इस 6 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं पेप्टाइड। देखो कितने तरीके से, 6 तरीके से, ऐसे ध्यान रख लेना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो भैया एक गाँव है, इसका मैं लिखाता हूँ डाइपेप्टाइड। तो GA के कितने फॉर्म बनेगी, GA, AG, AV, VA, VG, GV, मतलब यहाँ पे 3-6 फॉर्म बन सकती है। ऐसे फॉर्म बनानी मतलब आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपसे पेप्टाइड बन जाएगी। उसके बाद में अगला ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो प्रोटीन की 4 होती है। एक होती है प्राइमरी, इनमें से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बता रहा हूँ। प्राइमरी में भैया आपको लिखना है अमीनो एसिड लिंकेज, लिंक इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, बस इतना लिखना। प्राइमरी में इतना ध्यान रखना, बहुत ईजी है। कैसे जुड़े रहते हैं देखो, जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने गाओली, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहेगा गाओली, ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने की, सुनने की। इसमें दूसरी लिखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगी, 2 चीज़ें मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, एक तो मिलती है अल्फा हेलिक्स,
एक तो मिलती है आपको अल्फा हेलिक्स, एक दूसरा मिलती है आपको बीटा प्लेटेट, है ना, बीटा प्लेटेट मिलती है। तो अल्फा हेलिक्स कैसे बनती है, ऐसे 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 बनती है, ठीक है। और ये वाली कैसे बनती है, बीटा प्लेटेट बनेगी आपकी ऐसे NH, सेम चीज जैसे बनती आएगी NH CO NH COS है। और इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में रहता है बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं इनके बीच में। कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से बनती है। आप देख लेना NCERT में आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और 3 डिग्री ले लो, तीसरी, इसमें भैया आपको 2 चीज़ें मिलेगी, 2 चीज़ें की मिले, एक तो मिलेगी ऐसी, इनको बोलते हैं फाइबर, ठीक है। एक मिलेगी आपको गोटी की तरह, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखो। फोर्थ नंबर की है, लिखो इज नॉट, फोर्थ नंबर की देखना, इज नॉट प्रेजेंट ऑल द प्रोटीन, मतलब फोर्थ नंबर की क्या हो जाएगी कि सभी प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म सारा मिलेगा किसमें, NCERT में। तो इस तरह आपका बायोमोलिक्यूल खत्म होता है, कल पॉलीमर पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक खत्म है, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी आपकी मंडे से। मिलते हैं मंडे को बहुत बेहतरीन तरीके से, संडे को क्लास आएगी अपनी, कल भी क्लास आएगी, 2 क्लास आएगी पॉलीमर की और एक केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ की, छोटी छोटी क्लास है, दोनों करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।